गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, अभी तक बदले नहीं है, विद्यासागर सिंह ही है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में बाबू यहाँ पे ख़त्म किया था। अगर आप लोगों का मेमोरी पावर थोड़ा सा स्ट्रांग है तो यहाँ से हम लोगों ने ख़त्म किया था। यानी हम लोगों ने विटामिन से होने वाली बीमारी के बारे में चर्चा किया था। तो विटामिन की कमी से होने वाली जो बीमारियां होती है उसे डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उसे बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। के लिए कुछ वर्ड आता है भाई, उसके लिए अपूर्णता बीमारी, डिफिशियंसी डिजीज को बोलते हैं अपूर्णता बीमारी। तो अगर किसी बालक के शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी हुई तो इसको कौन कौन सा बीमारी होगा बाबू? तो इसको होगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग कहते हैं बाबू रतौंधी। रतौंधी मतलब पूरा दिन भर डिजिटल इंडिया जो मोदी जी का सपना है, और दूसरा रात में डार्क इंडिया, मतलब शाम होते ही कम लाइट में इसको नहीं देखेगा। पिछला साल वो लड़का का शादी भी कट गया था रतौंधिये से। दवाई नहीं खा रहा, माला डालना था, माला डालने में गड़बड़ा गया। कैसे संभाल लिया दोस्त वगैरह माला डालने के टाइम में, लेकिन सिंदूर डालने के टाइम में पकड़ा गया कि गड़बड़ चल रहा है, तो अंधा बोल के उसको भगा दिया गया। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा तो इस बेचारे को दिन में देखेगा, शाम में नहीं देखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग जब आई चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर होगा कि हमारे आंख में दो तरह के सेल होते हैं, एक रड सेल और एक कोन सेल। तो ये कोन सेल और रड सेल अफेक्टेड हो जाते हैं इस बीमारी में। और दूसरी बीमारी होती है इससे, जिसका नाम है जेरोफ्थैल्मिया। जेरोफ्थैल्मिया, जेरोफ्थैल्मिया बीमारी ऐसा बीमारी है बाबू कि इसका हिंदी होता है शुष्कता। तो बहुत सारा बच्चा तो ये समझ जाता है कि ये शुष्क रोग तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे आंख में जो लैक्रिमल ग्लैंड है जिससे आंसू निकलता है, ये लैक्रिमल ग्रंथि डीएक्टिव हो जाता है। और जब ये डीएक्टिव होगा तो आंख से आंसू निकलेगा ही नहीं, और आंख से आंसू नहीं निकलेगा तो हमारी आंखें सूख जाएगी, लाल हो जाएगी। तो उस बीमारी को बोलेंगे जेरोफ्थैल्मिया। तो दो बीमारी को याद रखेंगे, विटामिन ए से दो गो बीमारी हो गया। अब विटामिन बी1 से बीमारी की बात करते हैं। लिख रहे हो तो लिख लो। विटामिन बी1, विटामिन बी1 से कौन सी बीमारी होगी भाई? तो विटामिन बी1 से बीमारी होगी बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी भाई कौन बीमारी है? तो बेरी बेरी बीमारी जो होता है, इस बीमारी में हार्ट दर्द करेगा, लंग्स दर्द करेगा, हाथों में झंझनाहट होगा, 2-3 दिन के बाद पैरालिसिस मारेगा, ब्रेन हैमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा। तो इस बीमारी को बोलेंगे बेरी बेरी। बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, बेरी बेरी बीमारी जो है ये पहली बीमारी है जो विटामिन की कमी से पता लगाया गया था कि बेरी बेरी बीमारी होती है। ये बीमारी होती किसकी है बाबू? तो वैसा व्यक्ति जो पॉलिश किया हुआ चावल खाता है। पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी1 नहीं मिलता है। यानी विटामिन बी1 का जो सोर्स है वो चावल का छिलका है। पहले लोग धान को क्या करते थे, मिल में डाले, कूट लिए, खा लिए। ठीक है, उसके पहले जो ट्रेडिशन था, धान को ढेका में डाल करके कूटते रहते थे और खाते रहते थे। तो उस समय जो चावल का आउटर मेम्ब्रेन होता है, चावल का जो बाहरी छिलका होता है, उसमें विटामिन बी1 प्रचुर मात्रा में रहता है। तो अगर पॉलिश किया हुआ चावल खाएंगे तो बी1 गायब हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा बहुत बी1 बचा है तो हम लोग धो धो के पानी को एकदम पूरा साफ करते हैं तो विटामिन बी1 पूरा बह जाता है। तो विटामिन बी1 की कमी हो जाती है पॉलिश किया हुआ चावल खाने से। तो क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति पॉलिश किया हुआ चावल खा रहा है तो उसको कौन बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है? तो उसको कौन बीमारी होने की पॉसिबिलिटी रहेगी बाबू? तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी2 की कमी से कौन बीमारी होगी बाबू? तो इसे बोलेंगे कीलोसिस। विटामिन बी2 की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं कीलोसिस। विटामिन बी2 की कमी से होने वाली बीमारी को कीलोसिस बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। विटामिन बी3 की कमी से होने वाली बीमारी को पेलाग्रा बीमारी कहते हैं। पेलाग्रा बीमारी कहते हैं। हमने बताया था बाबू पिछले क्लास में, सब कुछ समझा दिया था। कीलोसिस जो होगा ये लिप्स के कॉर्नर में होगा, बताया था हमने। कीलोसिस कहाँ होगा? लिप्स के कॉर्नर में होगा। लिप्स के कॉर्नर में घाव हो जाएगा तो कीलोसिस कहलाएगा। पेलाग्रा में क्या होगा? स्किन फटने लगेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। तो पूरी स्किन का फटना ही क्या है? पेलाग्रा है। बी3 के बाद विटामिन बी5। विटामिन बी5 की कमी से जो बीमारी होती है, पहला तो हेयर वाइट होगा, हेयर वाइट या वाइट हेयर। ठीक है, और दूसरा बीमारी इससे भी होती है पेलाग्रा। पेलाग्रा क्लियर। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया। एनीमिया स्पेशली देखा जाता है कि मेल में होता है। या दूसरा स्वप्न भूल जाना, स्वप्न भूल जाना,
सपना देखे सवेरे भुला गए। B7 से बबुआ हेयर फॉल हो जाएगा, बाल गिर जाएंगे। और दूसरी बात पैरालिसिस, ठीक है। तीसरा स्किन प्रॉब्लम भी होता है, स्किन प्रॉब्लम। हेयर फॉल, बाल किस विटामिन की कमी से गिर जाते हैं तो B7, किस विटामिन की कमी से वाइट हो जाते हैं तो B5, पैरालिसिस B7। लिख रहे हैं आप लोग? लिखते चलेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखना जरूरी है। B9 से कौन बीमारी होती है बाबू? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया ये जनरली फीमेल में होता है, B9 में लोहा रहता है, ध्यान रखिएगा। और B12 में कोबाल्ट रहता है, B12 में कोबाल्ट। और इससे जो बीमारी होती है इसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। B12 की कमी से होने वाली बीमारी को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। B9 की कमी से होने वाली बीमारी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। B9 की कमी से होने वाली बीमारी को माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। B12 की कमी से होने वाली बीमारी को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। B17 नहीं लिखेंगे क्योंकि B17 से कैंसर होता है, ये पता है सबको। विटामिन सी की कमी से कौन बीमारी होगी भाई? तो विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी, ये मसूड़े स्वेल कर जाएंगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, किस में होगा बालक? तो इन चाइल्ड, यह बच्चों में होता है, हड्डियां टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहीं अगर विटामिन डी की ही बात करेंगे तो इससे एक और बीमारी होती है जिससे हम लोग बोलते हैं ओस्टियोमाइलेसिया। यह बीमारी किस में होगा बाबू? तो इन एडल्ट। वयस्क में जब हड्डियां कमजोर हो जाए, टेढ़ी हो जाए, देखे होंगे बुजुर्ग आदमी का पैर थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो बेंड जब हो गया, पैर मुड़ गया, हड्डी कमजोर हो गई, तो उस बीमारी को हम लोग कहेंगे ओस्टियोमाइलेसिया। हालांकि विटामिन डी बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, तो हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे और उस बीमारी को बोलेंगे पर्नीशियस एनीमिया, जो कि काफ़ी खतरनाक बीमारी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग विटामिन डी पूरी तरह से कम हो जाए तो जो बीमारी होगा उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डियों में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, ठीक है। बोन्स में क्या हो जाएंगे बाबू? होल्स हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। पोर का मतलब क्या होता है? छिद्र होना। तो विटामिन डी बहुत कम हो जाएगा तो हड्डियों में छिद्र हो जाएगा, उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। लिख लिए? चलिए, विटामिन ई की कमी से बाबू लेस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये क्या है बालक? तो प्रजनन क्षमता में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, मतलब फर्टिलिटी सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कैसे बाबू? ऐसे बोलते हैं बांझपन, ठीक है ना, बांझपन इसको बोलते हैं। और विटामिन के की कमी से जो बीमारी होती है बाबू, तो ये होती है हीमोफीलिया में क्या होगा बाबू? तो ब्लड जो है ये क्लॉट नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। और हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे हीमोफीलिया ही पढ़ना है। पढ़ना किसके बारे में है? हीमोफीलिया के बारे में पढ़ने हैं। तो हीमोफीलिया के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए हैं तैयार। तो ये बीमारी का नाम लिख लीजिए, तब हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? शुरू किया जाए? चलिए,
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया से पहला पॉइंट तो यही है कि यह एक जेनेटिक्स डिजीज है, जेनेटिक्स डिजीज है। ठीक है, इसमें एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, एक्स क्रोमोसोम्स अफेक्टेड होगा, कैरियर फीमेल होगी, कैरियर फीमेल होगा, मोस्टली इन मेल या ज़्यादातर मेल में होगा, बट रेयर फीमेल में भी यह बीमारी होगा। ऐसा नहीं है कि केवल मेल में होगा, मेल में मोस्टली, बट रेयर क्या है, फीमेल में भी यह बीमारी होती है। एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है इस बीमारी में। इस बीमारी का कैरियर महिलाएं होती हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने की बीमारी के लिए कारक कौन है? जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर किसको लेके जाती है? मलेरिया को, प्लाज्मोडियम को। उसी तरह से इस बीमारी को जेनेटिक्स बीमारी जो है, हालांकि यह स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स नहीं होता, वीक जेनेटिक्स होता है, तो जेनेटिक्स बीमारी है यह। इसमें एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, इसकी वाहक महिलाएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। मोस्टली यह बीमारी पुरुषों में होता है, लेकिन रेयर यह बीमारी फीमेल में भी होता है। क्लियर? यह बीमारी सबसे पहले माना जाता है कि ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, इसलिए इस बीमारी का नाम रख दिया गया रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज। ठीक है ना, हिंदी में शाही बीमारी, शाही बीमारी। ऐसा माना जाता है कि यह बीमारी क्रिसमस के टाइम में पता चला था, इसलिए इस बीमारी का नाम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। ठीक है ना, क्रिसमस डिजीज के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, इस बीमारी में ब्लीडिंग बहुत होते रहता है, इसलिए इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। रक्त बहते रहता है, इसलिए इस बीमारी को ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस बीमारी के 4 नाम हो गए कि दिस यानी हीमोफीलिया इज ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज, क्रिसमस डिजीज एंड ब्लीडर्स डिजीज के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। क्लियर? रॉयल क्यों कहते हैं, क्रिसमस क्यों कहते हैं, ब्लीडर्स क्यों कहते हैं, ये हम लोगों ने समझ लिया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की महारानी से शुरू हुआ था, तो महारानी के परिवार में हुआ तो रॉयल फैमिली है, तो रॉयल डिजीज। क्रिसमस बीमारी क्योंकि क्रिसमस के टाइम में पता चला, और ब्लीडर्स बीमारी क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होते रहता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। ऐसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट पटना में हो जाए 90 फीट पे, तो पता चलेगा कि पीएमसीएच पहुँचते पहुँचते इतना जाम में फंस जाएगा कि बेचारा का ब्लड निकल के मर जाएगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोगों का ब्लड 3 से 5 सेकंड में जम जाना चाहिए कटने के बाद, तो 3 से 5 सेकंड के अंदर में अगर जम गया तो सही है, नहीं जम रहा है तो हीमोफीलिया बीमारी उसको हो सकती है। यह बीमारी इसलिए होता है बाबू, एक और कारण है इस बीमारी का, लिख लिए पहले इसको। इस बीमारी का एक और कारण है, क्या कारण है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर है ना, ये 14 है, 13 है, 14 नहीं 13। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की संख्या 13 है। ये करते क्या है, ब्लड को जमाते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ बता देते हैं, जैसे कैल्शियम भी ब्लड का थक्का बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है, प्लेटलेट्स भी बनाता है ना, क्लियर। विटामिन के भी बनाता है, विटामिन के बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। तो इसी तरह से ये 13 हैं, तो ये 13 मिल करके ब्लड का क्लॉटिंग करते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो है 8 नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो 8 नंबर है और जो 9 नंबर है, ये एब्सेंट होता है। यानी इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। 8 और 9 जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। अब इस बीमारी को समझना होगा कि कैसे बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है।
ठीक है। हालांकि लिख सकते हैं डायरेक्ट नोट में, लेकिन नोट लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम लोग समझ लेते हैं कि यह बीमारी कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो यह हम लोगों के लिए यूजफुल होगा, फायदेमंद होगा, तो उसी पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि इस बीमारी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 एब्सेंट होते हैं। यह बीमारी एक्स क्रोमोजोम से अफेक्टेड होती है, और कोई भी जेनेटिक्स बीमारी जिसमें एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड होता है, उस बीमारी का कैरियर फीमेल होती है। यानी पुरुष क्या होंगे, इस डिजीज में हमेशा पुरुष अफेक्टेड होंगे और नहीं तो नॉर्मल होंगे। दो ही केस, या तो नॉर्मल मेल होगा नहीं तो अफेक्टेड मेल होगा। लेकिन फीमेल में क्या है, नॉर्मल फीमेल हो सकती है, अफेक्टेड फीमेल हो सकती है, कैरियर फीमेल हो सकती है। अफेक्टेड फीमेल, नॉर्मल फीमेल, कैरियर फीमेल। तो फीमेल के साथ 3 कंडीशन है, लेकिन मेल के साथ 2 ही कंडीशन है, या तो अफेक्टेड या तो नॉर्मल। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। आप क्लियर? तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, एक्स एक्स, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक्स एक्स को हम लोग फीमेल कहते हैं, एक्स वाई को हम लोग मेल कहते हैं, मेल कहते हैं। तो ये कैसी फीमेल है, तो यह नॉर्मल फीमेल है, बोल सकते हैं। ये भी कैसी फीमेल है, तो नॉर्मल फीमेल है, बोल सकते हैं बात। अब देखो, एक्स वाई और एक्स डैश यहां दे दिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड मेल कहने का मतलब कि इसको हीमोफीलिया है। ये कोड एकदम ध्यान रखो, तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनेगा। ये देखो, एक्स 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 एक्स, तो एक्स डैश एक्स लिखा हमने, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह कैरियर फीमेल है। मतलब इसको बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं है। जिस तरह से मादा एनोफिलिज मच्छर मलेरिया से अफेक्टेड नहीं होती है, वो कैरियर होती है कि प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देगी। उसी तरह से जो कैरियर फीमेल होती है, इसमें बीमारी नहीं है, लेकिन इसका क्रोमोजोम्स अफेक्टेड है, यह आने वाले जनरेशन को बीमारी दे सकती है। तो ऐसे फीमेल को बोलेंगे कैरियर फीमेल। लेकिन एक और कंडीशन है बाबू, कि अगर हम लोग बात करते हैं ये एक्स एक्स और ये कैसी एक्स, तो एक्स डैश, तो इसको बोलेंगे अफेक्टेड फीमेल, इसको बोलेंगे अफेक्टेड फीमेल, मतलब इसको हीमोफीलिया है। तो इतना कोड को तो एकदम याद रखो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा डायग्राम, कि कैसे यह बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल जाती है। यह समझने के लिए यह कोड जरूरी है। तो यानी जब एक्स एक्स लिखेंगे तो नॉर्मल फीमेल होगी, एक्स वाई लिखेंगे तो नॉर्मल मेल होगा, एक्स डैश वाई लिखेंगे तो अफेक्टेड मेल होगा, एक्स डैश एक्स लिखेंगे तो कैरियर फीमेल होगी, और दोनों एक्स पर डैश होगा यानी अफेक्टेड फीमेल होगी। क्लियर? यानी मेल क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल हो सकता है या तो अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन फीमेल के साथ क्या कंडीशन है मेरे बालक, तो फीमेल के साथ देखना कंडीशन क्या है। तो फीमेल के साथ कंडीशन है हम लोगों का कि अफेक्टेड भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। 3 कंडीशन है। तो यह तीनों कंडीशन को नोट करेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यह बीमारी कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। ये हम लोग समझेंगे कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है। क्लियर? तो हाँ, हम लोग इसके लिए तैयार, शुरू करते हैं। चलिए, फीमेल, क्लियर? इधर में लिखा मेल, मेल। देखो, एक मिनट, डायग्राम थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, ऐसे लिखेंगे तब। ऐसे थोड़ा इजी रहता है आपको समझने में। अब देखिए, हमने लिखा मेल के लिए एक्स वाई, क्लियर? फीमेल के लिए लिखा एक्स डैश और एक्स डैश, क्लियर है बात? एक्स डैश एक्स डैश, मतलब ये हुआ कि मेल जो है नॉर्मल है, फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है, क्योंकि कोड हमने पहले बता दिया है। तो कोड बता दिया है तो अब समझने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इनके बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। बच्चे जन्म कैसे लेंगे बाबू, तो देखो, एक तो हुआ कंडीशन हम लोगों का बाबू
कि ये x इस x से मिलेगा तो x और x डैश जन्म लेगी, यही ना होगा, और यही x इस x डैश से मिलेगा तो x और x डैश जन्म लेगी। क्लियर? तो ये तो बबुआ क्लियर है कि जब ये हुआ तो यह फीमेल है, x क्या होगी? फीमेल होगी, ये भी क्या होगी? फीमेल होगी। कैसी फीमेल? तो हमने कोड में बताया था कि कैरियर फीमेल। कैसी फीमेल? कैरियर फीमेल। आ रही है बात समझ में? अब देखो दूसरा कंडीशन, यहां से ये y ये x, तो x डैश y, ये y और ये x, तो x डैश y, ये दोनों मेल हैं क्या? दोनों क्या है बाबू? मेल चाइल्ड हैं। आइए कैसे हैं बाबुआ? तो अफेक्टेड है। कंक्लूजन क्या निकला? क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि अगर हीमोफीलिया फीमेल की शादी एक नॉर्मल मेल से होती है तो उनके बच्चों में यह बीमारी कैसे जाएगी? तो फीमेल चाइल्ड में 100% कैरियर की पॉसिबिलिटी बनेगी और मेल चाइल्ड में 100% अफेक्टेड की पॉसिबिलिटी बनेगी। बोल सकते हैं कि नहीं? या ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई फीमेल जो है हीमोफीलिया से अफेक्टेड है तो उसके बच्चे कैसे होंगे? तो ये समझना होगा कि जब बोल रहा है कि फीमेल अफेक्टेड है यानी मेल नॉर्मल होगा, तो यही कंडीशन होगा कि उसके पुत्र जो होंगे 100% अफेक्टेड होंगे और जो पुत्रियां होगी वो 100% कैरियर होगी। आ रही है बात समझ में? बातें आ रही है समझ में कि नहीं? आ रही है समझ में? तो ये डायग्राम क्लियर रहे? क्लियर है डायग्राम? तो दूसरा डायग्राम को देखा जाए तो दूसरा डायग्राम देखिए क्या है, उसको देखते हैं। दूसरे डायग्राम की तरफ हम लोग बढ़ते हुए, तो ये फर्स्ट नंबर केस था, केस नंबर फर्स्ट था। चलिए केस नंबर सेकंड पर आते हैं। केस नंबर सेकंड, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? इधर में हमने लिखा मेल, इधर में हमने लिखा फीमेल। दूसरा कंडीशन है ये। इस बार क्या हुआ कि मेल अफेक्टेड है, क्लियर? अब फीमेल नॉर्मल है, यानी क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा कि कोई मेल अगर हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, कोई मेल हीमोफीलिया से अफेक्टेड है तो उनके बच्चे में यह बीमारी जाएगा कि नहीं। तो इस पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। देखो इस x को देखते हैं, क्लियर? ये क्या है? x डैश x, ये क्या है? x डैश x। एक्स वाई एक्स वाई, ये दोनों बबुआ फीमेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है। ये जो है मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है। देख रहा है कि फीमेल चाइल्ड क्या है? कैरियर है। डायग्राम यही ना है, फीमेल चाइल्ड क्या है? कैरियर है। अब मेल चाइल्ड क्या है? नॉर्मल है। मेल चाइल्ड क्या है? नॉर्मल है। यानी अगर हीमोफीलिया से फादर अफेक्टेड है, हस्बैंड अफेक्टेड है और उसकी वाइफ जो है यह नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनकी जो पुत्रियां होगी वो कैरियर होगी, उनकी जो पुत्रियां होगी वो कैरियर होगी और उनके जो पुत्र होंगे वो नॉर्मल होंगे, यानी पुत्र में यह बीमारी नहीं जाएगा। तो इससे यह भी कंक्लूजन निकलता है कि वैसा जेनेटिक्स बीमारी जो एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, वैसी जेनेटिक्स बीमारी जो एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है और वह बीमारी फादर को है, तो मेल चाइल्ड में यानी उनके पुत्रों में नहीं होता है, लेकिन पुत्रियों में कैरियर के रूप में चला जाता है और इनकी पुत्रियों के आने वाले जनरेशन को यह परेशान करेगा। उसको देखते हैं कैसे। कंडीशन नंबर थर्ड, इसको नोट करेंगे। कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड पे आएंगे अब हम लोग। कंडीशन नंबर थर्ड क्या है बाबू? देखो अब देखो, इधर में लिखा हमने मेल, मेल का मतलब पुरुष, इधर में लिखा हमने फीमेल,
फीमेल का मतलब स्त्री, महिला। देखो अब देखो मेल जो है इस बार नॉर्मल रहेगा, एक्स वाई का मतलब नॉर्मल है, इसको हीमोफीलिया नहीं है। फीमेल जो है अब ये है, देखो इस फीमेल को क्या कहेंगे, इस फीमेल को क्या कहेंगे, इस फीमेल को ये कह सकते हैं कि कोई हीमोफीलिया की कैरियर फीमेल है, उसकी शादी एक नॉर्मल लड़के से होती है, या हीमोफीलिया कैरियर फीमेल के बच्चों के साथ क्या होगा, ये हो सकता है। लेकिन ये जो आपको कैरियर फीमेल दिख रही है ये किसकी बेटी है, सोचिए किसकी बेटी है। तो ये बोल सकते हैं कि हीमोफीलिया मदर की जो डॉटर है, क्योंकि उसी की ना डॉटर थी। देखो अगर भरोसा नहीं है तो ये किसकी बेटी है, देखो 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 देखो, हीमोफीलिया मदर की डॉटर है, ये हीमोफीलिया मदर की डॉटर है ना। यहां देखो, यहां पे देखो हीमोफीलिया फादर की डॉटर है ना। तो दोनों कंडीशन, यानी इस कंडीशन को तीन तरीके से लिख सकते हैं इस फीमेल को, कि यह हीमोफीलिया फीमेल की डॉटर है और दूसरा हीमोफीलिया फादर की डॉटर है। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो 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 बोलो। डॉटर ऑफ हीमोफीलिया फादर, क्लियर। एक कंडीशन ये होगा, और मदर, या तो ये किसकी पुत्री है कि मदर को हीमोफीलिया होगा, नहीं तो फादर को होगा। तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कैरियर हीमोफीलिया है, महिला फीमेल, तो उसके बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि मेल तो कैरियर हो नहीं सकता है। और दूसरा कि हीमोफीलिया मदर की डॉटर के साथ क्या होगा। तो इसका डायग्राम बनाएंगे, क्या होगा डायग्राम, देखते हैं कैसे बनता है। तो डायग्राम के लिए है बच्चों तैयार, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, दिखें। ये x, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, क्लियर। देखो x, तो x डैश x जन्म लेगी, ये भी x डैश x जन्म लेगी, लेगी कि नहीं, बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 जल्दी। देखो ये x इसके साथ गया तो x डैश x, ये x इसके साथ गया, ये x इसके साथ गया, तो ये क्या होगा बाबू, x डैश x। ये देखो ये y x के साथ तो x y, ये y इस x के साथ, क्लियर। कुछ गड़बड़ खींच रहे हैं क्या हम लोग, डायग्राम देख लेते हैं। इसको मिटाओ पूरा को पहले, तो क्या कह रहा है। क्लियर, एक्स वाई और एक्स डैश एक्स, यही ना है। तो देखो ये x इससे मिला तो x डैश x, यही x इससे मिला तो x x, ये y इस x से मिला तो x डैश y, ये y इस x से मिला तो x y। अब क्लियर बना, उसमें खचपच हो गया था। चलो अब देखते हैं, ये दोनों पुत्र हैं कि पुत्रियां हैं, तो ये दोनों पुत्रियां हैं और ये दोनों क्या है बाबू, पुत्र हैं। तो अगर कैरियर फीमेल है, अगर कैरियर फीमेल है या हीमोफीलिया की डॉटर है, हीमोफीलिया मदर की डॉटर है या हीमोफीलिया फादर की डॉटर है, ये वही ना होगा, तो उसके पुत्रों में 50% पॉसिबिलिटी है कि यह हीमोफीलिया होगा, क्योंकि दो बच्चे जन्म लिए, दो पुत्र जन्म लिए, तो एक पुत्र क्या है, अफेक्टेड है, एक पुत्र क्या है, नॉर्मल है। तो 50% चांस बनेगा कि होगा, 50% चांस बनेगा कि होगा, 50% चांस बनेगा कि होगा। आया बात समझ में, आया समझ में कि नहीं। तो यानी अगर हीमोफीलिया फीमेल की डॉटर की बात होगी तो हीमोफीलिया फीमेल के डॉटर के सन में 50% पॉसिबिलिटी रहेगी कि हीमोफीलिया होगी, या
कैरियर हीमोफीलिया फीमेल के पुत्रों में 50% पॉसिबिलिटी रहेगी यह बीमारी होने की। अब 50% जो पुत्रियां होगी ये कैरियर हो सकती हैं। लास्ट केस, चौथा नंबर केस, लास्ट केस चौथा नंबर केस क्या है बालक? पिता भी मिल गया वैसने, माता भी मिल गई वैसने, मतलब 100% दुनिया की सबसे खराब जोड़ी, माता पिता दोनों हीमोफीलिया से हैं। दुनिया की सबसे खराब जोड़ी जिसमें माता और पिता दोनों हीमोफीलिया से अफेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? यह क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, ठीक है, सब एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में ए स्टेट का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन खूब आया। जो कंडीशन बता रहे हैं, क्योंकि जो हीमोफीलिया का कंडीशन होता है वही कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस का होता है। बस दोनों बीमारी के क्या है, लक्षण अलग अलग है, दोनों बीमारी होता अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो डायग्राम जाता है, क्योंकि दोनों बीमारी में एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है, तो दोनों का बीमारी का कैरियर फीमेल है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में रेड और ग्रीन समझ में नहीं आता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, बाकी डायग्राम सेम रहता है। अगर जैसे पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि हीमोफीलिया अफेक्टेड फीमेल है, तो अगर ये पूछ दे कि कलर ब्लाइंडनेस फीमेल है, सेम डायग्राम बनेगा, जो डायग्राम इसका बनेगा वही डायग्राम उसका भी बनेगा। तो कलर ब्लाइंडनेस में भी ध्यान रखना है कि सेम चीज होता है, सेम चीज, जहां जहां हीमोफीलिया लिखे हैं वहां वहां कलर ब्लाइंडनेस लिख देंगे डायग्राम में, तो ये डायग्राम कलर ब्लाइंडनेस के भी सही होगा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम लोग रट के जाते हैं तो फिर उधर से पता चलता है कि थोड़ा बहुत घुमा दिया तो पढ़वे नहीं किया। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या कह रहा है। क्या कह रहे हो बाबू, कह दो। हाँ देखो, ये x, तो x डैश x कि x डैश x डैश, ये x यही ना, x डैश, ये y, ये x डैश y, ये y, ये x डैश y। 100% मेल एंड फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड, 100% मेल चाइल्ड एंड फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड। यानी अगर ये कंडीशन किसी के साथ होता है, ये कंडीशन अगर किसी के साथ होता है, तो उसके पूरे फैमिली को, यानी उसका कोई भी बच्चा बच्ची बिना हीमोफीलिया वाला जन्म नहीं लेगा। चलिए मिटाते हैं इसको, समझ में आया? आया समझ में? आया? तो इस तरह से हम लोगों ने विटामिन को क्या किया, द एंड कर दिया, विटामिन को समझ भी लिया काफ़ी अच्छे तरीके से। कि और कुछ समझना है, और कुछ समझना है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं तो उसको देख लेते हैं। जैसे बोलता है हम लोगों से कि खाना पकाते समय, ठीक है ना, कुकिंग टाइम, खाना पकाते समय कौन सा विटामिन अधिक समाप्त होता है, ठीक है, या खाना पकाते समय किस विटामिन की लॉस सबसे अधिक होती है। खाना बना रहे हैं तो कोई विटामिन है ऐसा कि खाना पका रहे हैं तो उस टाइम में लॉस हो जाएगा, तो जनरली आप लोगों के जहन में यही बात आएगा कि विटामिन जो वाटर सॉल्युबल है उनका लॉस ज़्यादा होगा। तो वाटर सॉल्युबल में किसका लॉस ज़्यादा होगा? तो वाटर सॉल्युबल में दो विटामिन है, बी और सी, तो बी और सी में से ही कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर लिखेंगे विटामिन सी। खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा लॉस विटामिन सी का होता है, खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा लॉस विटामिन सी का होता है।
क्यों होता है बाबू? तो विटामिन सी जो है ये लगभग 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जब मिलता है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मतलब 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बाद ये स्टेबल नहीं है विटामिन सी। और जो विटामिन बी होता है वो 120 डिग्री सेल्सियस झेल सकता है। तो विटामिन बी जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है, तो इसलिए 120 डिग्री स्टेबल, तो 120 डिग्री तो खाना बनाने में होता नहीं है। खाना पकाने के टाइम में 120 डिग्री बहुत हो गया। 120 डिग्री प्रेशर कुकर में रहता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं रहता। तो खाना पकाते समय सबसे ज़्यादा लॉस किस विटामिन का होता है? विटामिन सी का होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन को देखते हुए पढ़ते चल रहे हैं, लिख लिया इस पॉइंट को। तो ओह, पूरा साफ हो गया। चलो, फिर क्वेश्चन पूछता है कि घाव किस विटामिन से भरता है? अगर किसी को घाव हो गया तो कौन सा विटामिन उसके शरीर में ज़्यादा रहेगा तो वह घाव जल्दी ठीक हो जाएगा? तो विटामिन सी, यानी घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। तो विटामिन सी रहेगा तो हमारे शरीर में घाव होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। विटामिन सी जो है ये एंटीबॉडी को इंक्रीज करता है। ये कोरोना में आप लोग समझ गए होंगे, डॉक्टर सब बोल रहे कि विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए, विटामिन सी बॉडी में होना चाहिए। तो विटामिन सी रहता है तो ये एंटीबॉडी को डेवलप करता है। ठीक है, तो विटामिन सी ये एंटीबॉडी की तरह हमारे बॉडी में काम भी करता है। ये बात ध्यान रखना होगा कि विटामिन सी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी की तरह काम करता है। और विटामिन सी का एक मेन फंक्शन ये भी है कि यह हेल्पफुल इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, यह लोहा को अवशोषित करने में सहायता करता है। हमारे बॉडी में आयरन को ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन सी जरूरी है। जैसे पूरा पालक खा रहे हैं और शरीर में विटामिन सी ये गायब है तो आयरन उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा हमारा बॉडी। तो आयरन को ऑब्जॉर्व करने के लिए जो विटामिन आवश्यक है वह विटामिन जो हेल्पफुल है हमारे बॉडी को आयरन ऑब्जॉर्व करने में, कौन हेल्पफुल विटामिन होता है? तो वह विटामिन सी है। हमारे बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने में कौन विटामिन सहायक है? ठीक है, कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हेल्पफुल इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कौन सा विटामिन है भाई ये? तो विटामिन डी। विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में रहता है तो विटामिन डी हेल्पफुल होता है किसके लिए? तो विटामिन डी इज हेल्पफुल इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने में सहायता करता है। किस विटामिन की कमी से किडनी में स्टोन हो सकता है? ठीक है ना, किडनी स्टोन किस विटामिन की कमी से? ठीक है ना, किस विटामिन की कमी से? डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए। विटामिन ए की अगर कमी हमारे बॉडी में हो जाती है तो किडनी में स्टोन की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। किडनी में स्टोन की पॉसिबिलिटी किसकी? तो किडनी में स्टोन की पॉसिबिलिटी हो जाएगी किससे? जिसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए जरूरी है। और कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत एक्सेस हो जाएगा फिर भी समस्या हो जाएगी, फिर क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन डी हमारे शरीर में कहाँ बनता है? विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो विटामिन डी का फॉर्मेशन बाबू हमारे शरीर में कहाँ होता है? स्किन में। ठीक है ना, किस विटामिन का फॉर्मेशन काफ़ी तेजी से होता है? ठीक है ना, फॉर्मेशन तेजी से होता है किस विटामिन का? तो विटामिन डी। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारे शरीर में सबसे अधिक तेजी से होता है। क्लियर? तो सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ बनता है? स्किन में बनता है। विटामिन के कहाँ बनता है बाबू? विटामिन के कहाँ बनता है बाबू? तो ये इंटेस्टाइन में बनता है। ठीक है, विटामिन
B12 भी हमारा इंटेस्टाइन बनाता है, B12 भी इंटेस्टाइन में बनते हैं, ठीक है। B6 भी कभी कभी बनता है, B7 भी कभी कभी बनता है, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में। तो विटामिन के का सिंथेसिस फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है? तो विटामिन के का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कहाँ होता है बाबू? इंटेस्टाइन में होता है। क्लियर है बात? ये समझ में आ रही है चीज़ें? समझ में आ रही है चीज़ें? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अब मिनरल्स का। बात करेंगे किसका? मिनरल्स का। विटामिन की कहानी को अंजाम देते हैं, यहीं पे शुरू करते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जिसे हम लोग कहते हैं खनिज, मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं, ठीक है ना। तो मिनरल्स जो है इसको दो भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं। मिनरल्स को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं माइक्रो और एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रो, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब जो ज्यादा चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। कभी कभी इसको बोलते हैं हम लोग, माइक्रो को बोलते हैं, माइक्रो के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बाबू, इसके एक वर्ड यूज किया जाता है बल्क एलिमेंट, बल्क एलिमेंट, और इसके लिए तो माइक्रो एलिमेंट ही होगा, माइक्रो एलिमेंट, ठीक है। तो ये बल्क और माइक्रो क्या है बाबू? तो समझते हैं इसको कि माइक्रो एलिमेंट जो है हमारे बॉडी में ये बहुत कम मात्रा में चाहिए, और जो माइक्रो होते हैं ये हमारे बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए। जैसे हम लोगों ने विटामिन्स में भी पढ़ा था कि विटामिन्स जो है हमारे बॉडी के पार्ट को नहीं बनाते, लेकिन जो मिनरल्स है ये जनरली हमारे बॉडी के 3% पार्ट को बनाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं यह हमारे बॉडी के 3% पार्ट को बनाते हैं। अब मिनरल्स जो होते हैं इसको दो भागों में हम लोग बांट कर पढ़ते हैं कि कुछ मिनरल्स हम लोगों को ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ मिनरल्स हम लोगों को कम मात्रा में चाहिए। तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए उसको बल्क एलिमेंट कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको हम लोग माइक्रो एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एग्जाम में पूछता है कि माइक्रो में कौन आता है और माइक्रो में कौन आता है। तो अगर माइक्रो की बात करते हैं तो इसमें आता है हम लोगों का कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ये जो कहलाते हैं माइक्रो कहलाते हैं, यानी इनकी आवश्यकता हमारे बॉडी में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होती है। और जो कम मात्रा में है आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन, कॉपर, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, मैग्नीज, और ये बात है समझ में, क्रोमियम, ये सब जो है इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब कि जो हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में आवश्यक हो, और माइक्रो का मतलब कि जो हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में। तो अब हम लोगों को जानना होगा कि ये जो मटेरियल हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनका काम क्या है। तो पहले तो इसको आप लोग लिखेंगे, समझेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम लोग बात करेंगे, अब जैसे बात करते हैं कैल्शियम का ही, तो कैल्शियम की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम का क्या काम है? तो कैल्शियम हमारे टीथ और बोन्स को क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा। कैल्शियम का काम है कि हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, यह हमारे दांत और हड्डियों को बनाएगा कैल्शियम। और कैल्शियम एक और काम करता है कि यह ब्लड का क्लॉटिंग करने में सहायता करता है, हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, यह रक्त का थक्का भी बनाता है कैल्शियम। इसके अलावा है फास्फोरस। फास्फोरस जो है हमारे कैल्शियम के साथ मिलकर काम करता है, यह भी टीथ और बोन्स के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए यूजफुल होता है, यह हमारे न्यूरॉन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो पोटेशियम रहेगा तो हमारे शरीर में न्यूरॉन यानी सिग्नल आसानी से जाएंगे। सल्फर एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है। सोडियम हमारे बॉडी में वाटर को ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्लोरीन हमारे बॉडी में जो HCl निकलता है स्टोमक में उसके साथ मिलकर काम करता है, HCl नहीं बनेगा अगर क्लोरीन नहीं रहेगा। मैग्नीशियम भी एंजाइम के साथ मिलकर काम करता है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट्स होता है। आयरन जो होता है यह हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट्स है। पढ़े होंगे आप लोग कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स अपने साथ 4 आयरन एटम को लेकर के घूमते रहता है, और ये चारों आयरन एटम एक एक ऑक्सीजन को लेकर घूमते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में ब्लड में लोहा नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो अगर हमारे बॉडी में लोहा की कमी हो जाती है
तो एनीमिया बीमारी होगी, ब्लड की कमी हो जाएगी। फ्लोरीन जो है हमारे दांतों के इनामेल को मजबूत बनाता है, दांतों के सबसे आउटर लेयर को इनामेल कहते हैं, और ये इनामेल हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है, सबसे हार्ड पार्ट है। अगर यही कमजोर हो जाएगा तो धीरे धीरे दांत क्या होंगे, घिसने लगेंगे, दांत डीके होने लगेंगे, दांतों का क्षय होने लगेगा, जिसे टूथ डीके कहते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में फ्लोरीन की कमी हो जाएगी तो टूथ डीके नामक बीमारी होगी। कभी कभी हमारे बॉडी में फ्लोरीन की अधिकता हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं के पानी में, हैंड पंप से जो पानी निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर, उसमें फ्लोरीन ज़्यादा रहता है, तो हमारे बॉडी में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोसिस। उस बीमारी का नाम होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस बीमारी में हम लोगों के दांत जो है ये कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कम होगा तो दांत घिस जाएंगे और ज़्यादा होगा तो दांत कलरफुल हो जाएंगे फ्लोरीन से, तो उस बीमारी को बोलेंगे फ्लोरोसिस। क्लियर। आयोडीन, आयोडीन हमारे यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, जिसका शेप कैसा है, बटरफ्लाई की तरह है, तितली की तरह है, तो इस थायराइड ग्लैंड से निकलता है एक हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन होता है। तो अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, और जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो हमारा थायराइड ग्रंथि गुस्सा जाएगा, और गुस्सा करके ये काम करता है कि खुद से सोचता है कि आयोडीन बना लेंगे, और ये खुद जब सोचता है आयोडीन बनाने के लिए तो स्वेल कर जाता है, सूजन आ जाती है, जिसे गोइटर कहते हैं, घेगा रोग कहते हैं। तो घेगा रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया बाबू, आयोडीन। कॉपर जो है एंजाइम के साथ काम करता है, कोबाल्ट भी एंजाइम के साथ काम करता है, मॉलिब्डेनम भी, सेलेनियम भी, क्रोमियम भी। मैग्नीज, जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो यह प्रोटीन हमारे बॉडी में अमोनिया में टूटता है, जब हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो यह प्रोटीन हमारे बॉडी में अमीनो एसिड में टूटता है, और ये अमीनो एसिड फिर से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब हम लोग प्रोटीन चैप्टर पढ़े थे तो वहां पे पढ़े थे कि एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अप्रॉक्स 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है, जो 20 एमिनो एसिड में से लगभग 10 एमिनो एसिड फूड से मिलता है, और 10 एमिनो एसिड हमारा बॉडी खुद बनाता है। यानी जो हम लोगों ने प्रोटीन खाया वो एमिनो एसिड में टूटा, और एमिनो एसिड 100% हम लोगों का प्रोटीन नहीं बनाता है, उसका कुछ पार्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और वह अमोनिया जब लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको पकड़ लेता है और CO2 के साथ मिक्स कर देता है। अमोनिया और CO2 को लीवर मिक्स कर देता है और तब बनता है यूरिया, और यह यूरिया जब किडनी के पास जाता है तो किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और अगर हम लोग बात करें कि जब लीवर ने अमोनिया और यूरिया को एक साथ मिलाया था तो वहां पे एक एंजाइम काम किया था, जिस एंजाइम का नाम है अर्जिनेज एंजाइम, और इस अर्जिनेज एंजाइम का मेन कंपोनेंट्स होता है जिसका नाम है मैग्नीज। कहाँ गया, यहां पर है मैग्नीज। तो ये मैग्नीज नहीं रहता तो हमारा लीवर अमोनिया को यूरिया में नहीं बदल पाता। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। और ये फंक्शन होता कहाँ है बाबू, तो लीवर में होता है। क्लियर। तो ये चीजें हम लोगों को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद तो रहेगा नहीं तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर। तो लिखते चलेंगे, क्या लिखने में देखो पढ़ना किसके किसके बारे में है ये भी बता देते हैं। सबके बारे में हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है, सब याद भी नहीं होगा आप लोगों से। कैल्शियम याद रखना है, फास्फोरस याद रखना है, पोटेशियम याद रखना है, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन। इधर क्या याद रखना है, आयोडीन, लोहा, फ्लोरीन। ठीक है, यानी हम लोगों को याद रखना है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 को याद रखना है। हो जाएगा याद। तो चलते हैं लिखने, शुरू करते हैं हम लोग। चलो आयरन से ही शुरुआत करते हैं। Fe बोले तो आयरन, तो आयरन से क्या लिखेंगे बाबू, तो आयरन से लिखेंगे इट इज अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज अ मेन कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन बनेगा नहीं। और यह हमारे बॉडी में कितना परसेंट है, 0.004%। हमारे बॉडी में आयरन का इतना ही परसेंटेज है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसलिए देखा होगा कुछ लोग अपना नाम भी लिखते हैं लोहा सिंह, नहीं थोड़ा सा अधिक है, 0.004 बहुत कम है, माइक्रो है ये। तो लोहा सिंह को हटाते हैं। दूसरा नंबर है हम लोगों का आयोडीन। आयोडीन से क्या याद रखेंगे बाबू, मेन कंपोनेंट्स ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन।
थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन का बालक ऐसा कहानी है कि थायरोक्सिन हार्मोन में 65% आयोडीन होता है, ठीक है, 65%। ये नहीं रहेगा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी हो गई, लैक हो गया, तो उसको कौन सी बीमारी से झेलना पड़ेगा बाबू? गोइटर से। गोइटर से लड़ना पड़ेगा, घेगा से लड़ना पड़ेगा। गोइटर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि गोइटर बीमारी कहाँ के लोगों में ज़्यादा होती है। वैसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं उनमें होगा, कि जो पहाड़ पे रहते हैं उनमें होगा, या जो फील्ड एरिया में रहते हैं उनमें होगा। तो गोइटर बीमारी सबसे ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को होता है। ऐसा क्यों होता है समझेंगे। तो अगर हम लोग बात करें आयोडीन के सोर्स का, तो आयोडीन का सोर्स क्या है? सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, और दूसरा सोर्स है समुद्री खाना खाना पड़ेगा, सी फूड। सी फूड में समुद्री मछली खा सकते हैं, समुद्री शैवाल खा सकते हैं, ऑक्टोपस खा सकते हैं, यही सब ना खाएंगे। तो ये हम लोगों का सी फूड है। तो अगर हम लोग बात करें अपने बिहार का, तो ये फील्ड एरिया है, यहाँ के मिट्टी में मिलता है आयोडीन। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में देखे होंगे कि पहाड़ ऐसे है एकदम ऊंचाई पे, खेती इधरे कर रहा है, तो यहाँ से वर्षा हुआ तो पूरा पानी के साथ मिनरल्स बह गया, आयोडीन बह के बेचारा चला गया कहाँ? नदी में। तो यहाँ के मिट्टी में आयोडीन है ही नहीं, तो इसको निर्भर रहना पड़ेगा भारत सरकार पर कि आयोडीन युक्त नमक दे। तो इतना करप्शन है कि देबे नहीं करेगा, ठीक है। क्या लिखता है क्या देता है पता नहीं चलता है। तो पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को एकमात्र सोर्स है आयोडीन युक्त नमक। अगर वो नहीं खाते हैं आयोडीन युक्त नमक तो उनमें गॉइटर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये जान करके आपको हैरानी होगी कि पूरे भारत में जितने लोग बीमार पड़ते हैं, कोई भी बीमारी से हो, उसका 0.3% गोइटर का पेशेंट होता है। और ये गोइटर का पेशेंट बाबू आता है कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से, उत्तरी पूर्वी भारत से, पहाड़ी क्षेत्रों से। इधर के लोगों को गोइटर बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। क्लियर? चलो, तो आयोडीन की भी कहानी हम लोगों ने किया समाप्त। आयोडीन के बाद है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है बाबू? तो ये हेल्पफुल है किसके लिए? इनामेल में। इनामेल को ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ में हार्ड बनाता है। और जब इसकी कमी हो गई किसी में, माइनस का मतलब कमी हो गई तो बीमारी होगी टूथ डीके मतलब दंत क्षय, बेचारा का दांतें साफ हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। अब प्लस का मतलब अगर अधिक हो गया तो बीमारी होगी इसको फ्लोरोसिस में क्या होगा? दांत का कलर हो जाएगा बबुआ मोजाइक की तरह, मोजाइक, ठीक है ना। मोजाइक का हिंदी होता है चितकबरा रंग, ठीक है। तो दांत कलरफुल हो जाएगा जब फ्लोरीन की अधिकता होगी। आ रही है बातें समझ में? नहीं? चलो, तो इधर से हम लोगों ने देख लिया। और एक था हम लोगों का इधर में ही जिसका नाम था मैग्नीज था, मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या है बाबू? तो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला याद रखना, CONS2 का होल ट्वाइस। हमारे यूरिन में, मूत्र में 2% यूरिया होता है, 95% पानी होता है, ठीक है ना। 2% यूरिया होता है और 95% पानी होता है। और इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सब रहता है। जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम तो वहाँ पे पूरा यूरिन का कंपोजिशन भी पढ़ना है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग शौचालय के बगल से गुजरते हैं, टॉयलेट के बगल से गुजरते हैं, तो नाकों में चुभने वाली दुर्गंध आती है, फाउल स्मेल आता है। ये किसके कारण आता है? तो बच्चा सब पढ़ लेता है कि 2% यूरिया है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहता है यूरिया दे के आता है आंसर। तो यूरिया का वो स्मेल नहीं रहता है। ये यूरिया जब हमारे यूरिन से आता है वायुमंडल में तो इस पर अटैक करते हैं बैक्टीरिया। इस पर कौन अटैक करेंगे? बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया बेचारा तोड़ देता है इसको अमोनिया में। तो वह जो स्मेल आता है वो अमोनिया का होता है, यूरिया का नहीं होता है। ध्यान रखना होगा इसको, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो बाकी हम लोग करेंगे कल की क्लास में, बहुत पढ़ लिया आज। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।